वजीर आजम नवाज शरीफ से पेरिस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकातें। पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात जरूरी है, मोदी और अशरफ गनी दोनों को एहसास हो गया। इस्लामाबाद में पहले बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इब्तिदाई नताइज में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पैदर पे शिकस्तों का दाग धोने का अच्छा मौका है। डॉक्टर आसिम हुसैन केस ने अहम मोड़ ले लिया। जियाउद्दीन अस्पताल के डेप्यूटी मेडिकल डायरेक्टर ने एफआईआर में लगे इल्जामात की तस्दीक कर दी। डॉक्टर यूसुफ सत्तार का बयान केस का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और पेरिस में तारीखी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। 195 ममालिक के मुज़ाकरातकार कार्बन का इखराज कम करने की मुत्तफिका कोशिशें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकातों के हवाले से इस अहम खबर से करते हैं। और मामला इसलिए अहम है कि कल तक, आज सुबह तक ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी और वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात हो जाएगी। ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी खुद आएंगे नवाज शरीफ साहब के पास और मुलाकात करेंगे। ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि मीडिया के कैमरों के सामने दोनों बैठकर तकरीबन 160 सेकंड तक मुलाकातें करेंगे, खामोशी से करेंगे। तयशुदा बात नहीं थी। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्या ये मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार जब से आई है, क्रिकेट होगी दोनों के दरमियान नहीं होगी, नहीं पता चलता। पाकिस्तान के फनकार वहां जाते हैं, उनके साथ जो ताल्लुक और जो सलूक किया जाता है उस पर सरकार खामोश रहती है। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अगर इनवाइट कर लिया जाए, उसके बाद उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो सारी दुनिया देखता है। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी का खुद वजीर आजम नवाज शरीफ के पास आना, मुलाकात करना, 160 सेकंड तक बात करना, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है? क्या नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया, या फिर क्या इंडिया के वजीर आजम पर कोई दबाव है बैनुल अक़वामी ताकतों का कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें? ये बात आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। भारत से भी तज्ज़ियाकार से गुफ्तगू करेंगे, पेरिस भी आपको लेके जाएंगे। और हमारे नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी, जिन्होंने आज वजीर आजम नवाज शरीफ से सवाल भी किया और सारी डेवलपमेंट वो देखते रहे, उनसे भी बात करेंगे। जब आज खालिद हमीद फारूकी ने मुलाकात के हवाले से वजीर आजम नवाज शरीफ से सवाल किया तो क्या कहना था, मियां साहब का जरा देखिए। प्राइम मिनिस्टर, आपके हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म है खासतौर पर, उनका क्या, किस तरह की आपकी उनसे गुफ्तगू हुई है? उस पर पाकिस्तान के हिंदुस्तान दोनों आवाम जानना चाहते हैं। अच्छी गुफ्तगू हुई है और अच्छे अंदाज में हुई है, अच्छे माहौल में हुई है। और उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी तरफ से भी यही अपना ख्वाहिश है। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों तरफ ख्वाहिश है तो फिर मामलात आगे ना बढ़ें तो ये फिर मुनासिब नहीं है। मियां साहब ऑप्टिमिस्टिक थे, कह रहे थे मामलात आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। एक ही दिन में मगरबी सरहद पर मसाइल हैं, उनके सदर अशरफ गनी से मुलाकात हो गई। मशरकी सरहद पर मसाइल है, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई। दोनों की तवक्को नहीं की जा रही थी। इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस पेरिस में हो रही है और यहाँ मुलाकातें हो गई। ज़राए के मुताबिक पेरिस में भारतीय वजीर आजम की वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश पर हुई। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजीर आजम नवाज शरीफ के पास आए और दोनों के दरमियान बातचीत हुई। दोनों रहनुमा दोस्ताना मूड में नजर आए, जैसे कि आप टीवी फुटेज में भी देख रहे हैं कि दोनों दोस्ताना माहौल में बैठकर बात कर रहे हैं। खालिद हमीद फारूकी ने वजीर आजम नवाज शरीफ से सवाल किया था, जिसका जवाब आप सुन रहे थे। खालिद हमीद फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप को पूरा एजेंडा और ये सारे के सारे मामलात पता होते हैं पहले से जब कॉन्फ्रेंस हो रही हो। क्या एजेंडे में था या ये एक गैर मुतवक्के मुलाकात थी? और इस डेवलपमेंट को जब आपके इदारे नवाज शरीफ साहब से बात हुई, दूसरे ऑफिशियल से भी बात हुई होगी, कितनी अहम डेवलपमेंट, कितनी अहम मुलाकात इसको समझा जाए?
सुबह जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की, उसके पीछे भी एक तयशुदा ज़ाहिर है कि हिकमत अमली थी। और इसमें हमें, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, इसमें अमेरिका ने जो है वो बहुत ही वाइटल किरदार अदा किया है और अमेरिका ने हिंदुस्तान को कन्विंस किया है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस मुलाकात की जाए, जिससे जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन है ना सिर्फ उसे कम किया जाए और इससे जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और हिंदुस्तान ने इसको यकीनन एक्सेप्ट किया है और इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर जो है मुसाफा किया नवाज़ शरीफ से और उस पर नवाज़ शरीफ मुस्कुराए और दोनों जो है वो एक हॉल में मौजूद एक टेबल की तरफ गए और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोर्डियली मुलाकात ये हुई और बातचीत के अंदाज़ ये बता रहा था कि एक खुशगवार फ़िज़ा में बात हो रही है और नरेंद्र मोदी जो है वो नवाज़ शरीफ को कोई बात जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हैं और नवाज़ शरीफ ने भी इंतहाई कोर्डियली जो है वो सुनी उनकी बात, मजमूई तौर पर बड़ी बुर्दबारी से उनकी बात वो सुन रहे। नवाज शरीफ साहब की, उस पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं भारत चला जाता हूं। पूनिया परसों वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं भारतीय मीडिया इस मुलाकात को कैसे देख रहा है। वाजपेयी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस किस्म की मुलाकात हो, क्योंकि मोदी सरकार का जो रवैया है उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रहती है। क्रिकेट के हवाले से हो, माहौल नज़र आ रहा है, वो खुद मुख्तलिफ मामलात में उन पर तनकीद होती रहती है। क्या वजह हुई कि अचानक मोदी सरकार ने मुलाकात का फैसला किया? अमरीकी दबाव या फिर एहसास हो गया है नरेंद्र मोदी साहब को कि मामलात इस तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते खित्ते में? मेरे ख्याल से ये सवाल दोनों ही तरफ है कि जब वाकई अमेरिकन प्रेशर है, ये सवाल भारत में पाकिस्तान को लेकर भी आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि बातचीत नहीं होगी तो किस दिशा में जाएंगे दोनों देश। और मेरे ख्याल से शायद भारत के भीतर एक यह भी सवाल है कि पाकिस्तान को लेकर वही रास्ता तो आपको पॉलिसीगत तरीके से बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में एक अच्छी स्थिति ये हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी इन स्थितियों को समझ भी रहे हैं कि हाँ, उस दिशा में हमें जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से संगीत बंद है, क्रिकेट बंद है, आवाजाही को लेकर कई परेशानी। मगर साथ में मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, ये सारे के सारे मामलात ख़राब हैं, मगर भारतीय सरकार, भारतीय मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती है, मामलात फिर आगे नहीं बढ़ पाते। इस एक मुलाकात को टर्निंग पॉइंट समझा जाए कि जी एक टर्निंग पॉइंट है, या बस एक मुलाकात हो गई है, बर्फ पिघल गई है, मामलात आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती? देखिए, डायलॉग आज नहीं कल तो शुरू होना ही है, लेकिन सवाल है कि मौजूदा वक्त में दोनों देशों के अंदरूनी हालात क्या कहते हैं। भारत में मैसेज है नवाज शरीफ हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि सेना पीछे खड़ी है। भारत के भीतर सवाल है कि शिवसेना जैसे राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि बीजेपी किसी रूप में आगे बढ़े या खुद प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े। और जो बम्बई में उन्होंने किया या जो हुआ या उनकी जो प्रतिक्रिया बड़ी सीधी थी, उनके जहन में भी सवाल है। वहां की आवाम के भीतर भी कुछ सवाल होंगे, यहाँ की आवाम के भीतर भी कुछ सवाल होंगे। मेरे ख्याल से एक बड़ा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है ये दोनों देशों के बीच संबंधों के उतार चढ़ाव का। तो इस नजरिए को बहुत उस दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बहुत शुक्रिया। कहते हैं कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इसको नहीं समझा जा सकता है, मगर बहरहाल बातचीत के अलावा रास्ता कोई नहीं है। खालिद हमीद फारूकी की तरफ वापस चलते हैं जो पेरिस में हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद हमीद फारूकी साहब, ये दूसरी मुलाकात हुई है अफगान सदर से, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज का तबादला नहीं हुआ पिछले दिनों जो टेररिज्म के वाक़यात हुए उसके बाद। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है? अशरफ गनी से जो मुलाकात हुई है वो यकीनन तय थी और वो खासी तवील मुलाकात हुई है पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दरमियान। उस मुलाकात का जो दौरानिया था तयशुदा वो 20 मिनट था, लेकिन वो 1 घंटे से भी ऊपर गई है। और जब हमारी यहाँ अशरफ गनी से जो है बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात बहुत मुफीद रही, कंस्ट्रक्टिव रही है। बहुत शुक्रिया। खालिद हमीद फारूकी हमें बता रहे थे, अहम बात है, अहम मामला है। भारत में अभी तक इसको टर्निंग पॉइंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा। खालिद हमीद फारूकी साहब भी कह रहे थे टर्निंग पॉइंट नहीं है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस बात की तवक्को करते हैं कि अगर मुलाकात हुई है तो बात आगे बढ़नी चाहिए, मामलात बेहतर होने चाहिए।
क्या आज की 160 सेकंड की मुलाकात चंद सेकंड के उस मुसाफे की तरह एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जो उस वक्त के भारतीय वजीर आजम वाजपेयी साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दरमियान हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ गए, मुसाफा उनकी तरफ से किया गया और उसके बाद मामलात आगे बढ़े थे, बात आगे बढ़ती नजर आई थी। क्या आज की मुलाकात वो मुसाफा ख्याल किया जा सकता है जो दोनों के दरमियान हुआ था, और या ख्याल नहीं किया जा सकता? ये एक अहम मामला है और ये आप देख रहे हैं, ये एक अहम डेवलपमेंट हुई थी जब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ गए थे वाजपेयी साहब के पास, मुलाकात की, हाथ मिलाया और ये चंद सेकंड का मुसाफा, बहरहाल कोई एक बातचीत आगे बढ़ने में ये 5-6 सेकंड का जो मामला था आगे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो आज की मुलाकात टर्निंग पॉइंट साबित होगी या नहीं, डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मोदी सरकार जो बड़ी रिजिड नज़र आती है मामलात के मामले में, वो इस मामले को आगे लेकर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद की तारीख बदल रही है। आज मुल्क की तारीख में पहली बार दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात हुए और अब तक इस्लामाबाद पर कमिश्नर राज करते रहे, अब अवामी नुमाइंदे अवाम को जवाब दे होंगे। इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिलों की 650 नशिस्तों के लिए 2396 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और मामला अहम है क्योंकि इस दफ़ा लग नहीं रहा कि बाकी पंजाब में जो इंतखाबात हुए जिसमें आज़ाद उम्मीदवार बहुत टफ कंपटीशन देते नजर आते थे, पीटीआई तीसरे पर नजर आई, नून लीग पहले पर थी, लग रहा है कि मामला इस दफ़ा बड़ा सख्त है। नताइज आ रहे हैं जिनसे हम आपको आगाह करते रहे हैं, करते रहेंगे और जियो न्यूज़ पर आप अभी तक के नताइज देखते रहे हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक इस वक्त नज़र आ रहा है कि मुकाबला कांटे का है और इस वक्त जो इस्लामाबाद की अगर यूसीओं का हाल देखें हम तो उसमें नज़र आता है कि 2 नेशनल असेंबली के हलके हैं जिसमें 50 यूसी हैं, ज़्यादातर 31 जो यूसी हैं वो नून लीग के जो उस वहाँ के एमएनए हैं डॉक्टर तारिकुद्दीन चौधरी साहब, उनके हलके से लगती हैं और ज़्यादातर वो देही इलाके हैं। 19 यूसी असद उमर साहब के हलके में है और वहाँ आमतौर पर शहरी इलाके ख्याल किए जाते हैं। जब इन दोनों हलकों के नताइज आएंगे तो मामला अहम हो जाएगा और क्या इस नतीजा जो नताइज इस्लामाबाद के आएंगे उसकी रिफ्लेक्शन हमें पिंडी पर भी नज़र आएगी क्योंकि पिंडी के में जो इलेक्शन होना है वो तीसरे मरहले में होने हैं। ये मामला भी बहुत अहम होगा क्योंकि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल सीटें निकाली। एक तरफ इमरान खान साहब ने हनीफ अब्बासी को हराया तो दूसरी तरफ शेख रशीद साहब जिनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी हासिल थी वो भी इस हलके से जीते थे। वहाँ मामला बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे परफॉर्म करती है। नून लीग ने वहाँ पर मेट्रो भी बनाई है। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख साहब से गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। क्या आप खुद भी इस्लामाबाद के आज के इंतखाबात को गौर से देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट होंगे पिंडी के नताइज में या बाकी पंजाब जैसा ही नतीजा होगा पिंडी का? देखिए, हमने पिंडी में डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई है। मैं 55 की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं 8 दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ और यहाँ हमने आज़ाद लोगों को भी अकोमोडेट किया है, जमात को भी अकोमोडेट किया है और पीपल्स पार्टी के भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हम यहाँ 55 में इंशाअल्लाह ताला और पीटीआई भी हमें पूरा यकीन है कि यहाँ नून को 55 में और यकीनन 56 में भी एक बड़ा टफ टाइम होगा और ये लाहौर नहीं होगा। और इस्लामाबाद में जिस तरह पीटीआई कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और यकीनन उसमें बड़ी बाइज़्ज़त सीटें होंगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो छाती धागे को शायद लगा सकें या नहीं, लेकिन मुकाबला तो दिल नातवान ने खूब किया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है। ये नए लोग हैं और बड़े बड़े जुगादरी लोगों को इन्होंने शिकस्त दी है और पिंडी में भी इंशाअल्लाह ताला क्योंकि हम यहाँ से मैं एक दफ़ा मेयर 1 वोट से हारा हूँ, एक दफ़ा 2 वोटों से मेयर हारा हूँ और मेरा भतीजा राशिद शफीक भी यहाँ मेयर रहा है, हैदर भाई रहे हैं मेयर हमारे लाल हवेली के और यहाँ से आगा साहब रहे हैं। सो हमने 3 दफ़ा जीता है पिंडी को। शेख साहब ये बताइएगा, 2 दफ़ा आ रहा है। शेख साहब ये बताइएगा कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ नजर आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नून लीग जीत जाएगी वहाँ नून लीग जीत गई। जहाँ नजर आता था पीटीआई टफ कंपटीशन देगी मियांवाली में वहाँ पीटीआई ने दिया। इस्लामाबाद का नजर आता था वहाँ भी दिया, पिंडी का आप कह रहे हैं। तो क्या जो धांधली की बार बार पीटीआई बात करती है कि जी वो हम बल्दियाती इंतखाबात भी धांधली की वजह से, हुकूमती मशीनरी की वजह से, पुलिस की वजह से हार रहे हैं, क्या वो गलत साबित होता है? क्योंकि जहाँ मुकाबले की तवक्को की जा रही थी वहाँ किया, मियांवाली में भी किया, आज इस्लामाबाद में भी किया पीटीआई ने। देखें, ये डिपेंड करता है कि उसके पास स्टफ कैसा है और बाज़ लोग दब जाते हैं और उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता।
पीटीआई के साथ बहुत बड़ा माब है और अवामी मुस्लिम लीग उसके साथ है, या वो आप ये कह सकते हैं कि हम अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं और उसमें जो उनका एक्सपीरियंस नहीं है। नून लीग के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इलेक्शन लड़ने का, और ये साइंस है। इलेक्शन कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी साइंस है, और वो साइंस आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई सीख रही है। और जितने उनको धचके लगे हैं और जितना उनके साथ धांधलियाँ हुई हैं, वो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। और यहाँ हम पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई हमारे साथ है। इंशाअल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ कि शेर के निशान पर हल्का 55 में चंद ही लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे। शेख साहब, ये कैसा एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आकर नहीं दे रहा? इस पार्टी में बड़े सीनियर लोग भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते रहे। आप तो खान साहब के दोस्त हैं, उनके साथ अलायंस है आपका, मगर इसके अलावा भी और लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरे लोग हैं। ये कैसी इलेक्शन की साइंस है जो पीटीआई को वो भी नहीं समझा पा रहा है और पीटीआई तजर्बे से भी नहीं सीख पा रही, और नून लीग नए तरीके से बकौल पीटीआई के कुछ ना कुछ कर जाती है इनके साथ? देखें, इस पार्टी में तहरीक इंसाफ में इमरान खान ही एक इंजन है, लोकोमोटिव है जो इसको खींच रहा है। बाकी नीचे इनके आपस में काफ़ी मामलात हैं जो मैं आपके प्रोग्राम में, तो इतने बड़े प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकता। खान साहब की उस पर पूरी नज़र है और ये ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैच्योर पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। हमारे भी जो जीतने वाले 2-3 कलम दुआत के कैंडिडेट थे, 4, उनको रात में इन्होंने बल्ला पकड़ा दिया। मैं उन कैंडिडेटों बल्ला के निशान पे भी अभी उनकी कंपेन करके आया हूँ। अगर हम ये सोचें कि ये कलम दुआत पे लड़ रहा है, ये बाल्टी पे लड़ रहा है, या ये बल्ले पे लड़ रहा है, सो हमारी 55 में स्ट्रेटजी ये है कि हम अगली सियासत को देखते हैं। अगली सियासत ये है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ बल्ला भी जीतेगा, बाल्टी भी जीतेगी, और यहाँ पे इंशाअल्लाह कलम दावत भी 55 में बड़ी हमारी वाज़ेह अक्सरियत होगी तीनों ग्रुप्स की। 55-56 पे मेट्रो का कितना असर पड़ेगा? लाहौर में तो लगता है कि मेट्रो का बड़ा असर पड़ा तनकीद के बावजूद, तो ये 55-56 में जो मेट्रो बस बनाई है उसका कितना असर पड़ेगा? रावलपिंडी के लोग शेख रशीद एक्सप्रेस वे के साथ हैं, जिसपे 2-3 अरब रुपया लग चुका है, और माँ बच्चे का हॉस्पिटल भी हमारी वजह से 6 अरब रुपया लग चुका है, हमारी उसको सजा मिल रही है। मेट्रो का असर आपको पता लग जाएगा। देखें, एक बात मैं खान आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ सारी कौम के लिए, यही कैंडिडेट जो थे, यही कैंडिडेट मुशर्रफ के साथ थे, यही कैंडिडेट परवेज इलाही के साथ थे, यही कैंडिडेट शेख रशीद के साथ थे, यही कैंडिडेट जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, यही कैंडिडेट जो हैं, आप अगर देखें कि पाकिस्तान की तारीख में बल्दिया का कैंडिडेट, बल्कि 85 में जो मैं इलेक्शन जीता उसमें 48 में से 46 जो चेयरमैन थे वो शेख गुलाम हुसैन के साथ थे। मेरे साथ सिर्फ 2 चेयरमैन थे। मैं 85 की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने 80,000 वोटों से शिकस्त दी। देखें, बल्दिया को आप बल्दिया की शक्ल में देखें और इसको नेशनल पॉलिटिक्स में मैं इसका कभी भी इतना अहम रोल नहीं देख सकता, ना देखा। हमने बल्दिया की सीटें मोस्टली 2 दफा हारी हैं, यूनियन काउंसिल 1 या 2 वोट से, पिंडी का मेयर, और 2 दफा हमने जीती है। शेख साहब, एक अहम बात यह कि जो पंजाब में जो दूसरे ये बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो एक डिबेट ये छिड़ गई कि जी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक ऑल्टरनेट फोर्स के तौर पर आई थी, मुतबादिल फोर्स के तौर पर आई थी, क्या उसका कॉन्सेप्ट चैलेंज हो गया? क्या पंजाब की सियासत स्टेटस को की सियासत ही रहेगी जितना स्वीप नून लीग ने किया और दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार रहे? आपको लगता है कि अगले 2.5 साल यहां से काउंटडाउन शुरू हो गया है इलेक्शन का, अब आपका पिंडी का इलेक्शन है, इस्लामाबाद का आज का इलेक्शन हुआ, कि पीटीआई एक वायबल फोर्स के तौर पर, एक कंपटीशन के तौर पर नून लीग के सामने होगी, या स्टेटस को की पॉलिटिक्स ही पंजाब का मुकद्दर होगी? देखें, पीटीआई के अलावा पंजाब में अपोजिशन की और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। जिन्होंने अपोजिशन करनी है वो पीटीआई है। उसमें भी कई लोग थोड़ी सी डंडी मार देते हैं, लेकिन जेन्युइन अपोजिशन जो है वो इमरान खान है, बाकी 2 नंबर की अपोजिशन है। और स्टेटस को का फैसला भी इन्हीं 3-4 महीनों में सियासत में इतना बड़ा जो फैसला हुआ है। डॉक्टर मुझे उनके नाना का नाम भूल रहा है इस वक्त, जो कराची में आप वहाँ हैं, कि डॉक्टर जो है आसिम का केस जो है वो लपेटने जा रहा है पीपल्स पार्टी को भी, और वो लपेटने जा रहा है इन दी एंड, अगर ये केस इसी तरह चल रहा है। लंदन की और दुबई की क़यादतें दोनों को नींद मुश्किल होगी, क्योंकि एक नया टर्न आ गया। आज 30 तारीख एक पाकिस्तान की सियासत का एक नया टर्न है, जहां एक सियासतदान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, और उस सियासतदान के जुर्म के एतराफ़ की मार कहाँ तक पड़ेगी, क्योंकि वो नवासा है ज़ियाउद्दीन साहब का, वाइस चांसलर का,
और ऐसी पढ़ी लिखी फैमिली जब ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने टेररिस्ट से इन्वॉल्व था और 5 अरब की करप्शन का, तो ये इब्तदा है। इंतहा कितनी होगी ये 3-4 महीने में फैसला होगा। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज मीडिया पर इनिशियली अदालत में पेश हुए डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, तो जो कुछ रिपोर्ट हुआ वो किस हद तक दुरुस्त था और असल कहानी क्या हुई, कौन गवाह बन के सामने आया, ये जो मामला है ये हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर तारिक फजल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग से, उनका मौक़िफ़ मालूम कर लेते हैं। इस्लामाबाद में भरपूर कैंपेन नून लीग की तरफ से उन्हीं ने लीड किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या इस्लामाबाद में, क्योंकि एक अलग हवा थी बाकी पूरे पंजाब में जब बाई इलेक्शन हुए, क्या इस्लामाबाद से ये नतीजा ड्राइव किया जा सकता है कि पीटीआई बहरहाल एक वायबल कॉम्पिटिशन है नून लीग के लिए? ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग एक ईजी कॉम्पिटिशन ले, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए और ये ना देखे कि पीटीआई बिल्कुल फारिग हो गई है। पीटीआई एक वायबल कंपटीशन है जो अभी तक के नतीजे से नजर आ रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर कौमी असम्बली की 2 नशस्तें हैं और ये 2 नशस्तें, जो मेरी नशस्त है NA-49, ये 2 दफ़ा मैं यहाँ से जीत चुका हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। इसी तरह जो दूसरी नशस्त है जिसमें शहरी इलाका ज़्यादा है, वहाँ से एक दफ़ा जावेद हाशमी साहब, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में असद उमर साहब ने जीती है। तो यकीनन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और 2 दफ़ा उन्होंने ये नशस्त यहाँ से जीती है। लेकिन इस दफ़ा अभी जो बलदियाती इलेक्शंस में जो नताइज सामने आ रहे हैं, जो गैर हतमी नताइज मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से हमें मिल रहे हैं, उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी एक नुमाया हैसियत सामने आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हतमी नताइज आने तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर पोजीशन में होगी। डॉक्टर साहब, मगर बाकी पंजाब जैसा मामला नहीं लग रहा, बाकी पंजाब जैसा मामला नहीं लग रहा जिसमें ऐसा लगता था कि आज़ाद उम्मीदवार और नून लीग का मुकाबला, और पीटीआई काफ़ी डिस्टेंट तीसरे नंबर पर थी। ज़्यादातर नून लीग और पीटीआई का ही मुकाबला लग रहा है इस्लामाबाद में अभी तक के जो नतीजे ज़ाहिर है बदल सकते हैं जब दही इलाकों के ज़्यादा नतीजे आएंगे। जी, अभी तो खैर क्योंकि 100% नतीज अभी आए नहीं है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार मैंने आपको बताया, ये इन आज़ाद उम्मीदवारों की जो 90% से ज़ायद ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये हमारी पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। इनकी दरख्वास्तें आज भी हमारी पार्टी के ऑफिस में रखी हैं। तो ये एक मुकाबला जो आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स में था, और ये आपने पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में देखा, मुख्तलिफ अजला में आपने देखा, वहाँ पर सीटों को ओपन भी छोड़ दिया गया। यहाँ पर भी हमने ये ऑप्शन इस्तेमाल की है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अभी तक मुझे नताइज नज़र आ रहे हैं, इस तरह लग रहा है कि शायद जिस तरह वो सोच रहे थे कि हम सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे या बहुत टफ टाइम देंगे, ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही अभी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जिक्र करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन केस का। आज मीडिया पर कुछ इस तरह रिपोर्ट हुआ कि जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने मजिस्ट्रेट के आगे कबूल कर लिया है FIR में लगे सारे इल्ज़ामात को। शेख रशीद साहब भी इस हवाले से एक बात कर रहे थे। असल हकीकत क्या है, आज अदालत में क्या हुआ, वो एडवोकेट जनरल जिन पर इल्ज़ाम था 14 दिन को 4 दिन कराने का, उनका आज क्या हुआ, सब आपको बताएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात सिंध में चलने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन केस में पेशरफ्त की। साबिक वजीर पेट्रोलियम और पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में 4 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर पेश किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में ज़ियाउद्दीन अस्पताल के डेप्यूटी मेडिकल डायरेक्टर यूसुफ सत्तार को भी लाया गया। और ये वो अहम मामला है जो इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इस केस की पेशरफ्त में अहम साबित हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर सत्तार ने बतौर सरकारी गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराया और डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR में आयद किए गए इल्ज़ामात की तस्दीक की, और तस्दीक करते हुए बताया कि जिन भी मरीजों का इलाज किया गया वो सब कुछ डॉक्टर आसिम हुसैन के इल्म में था। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यूसुफ सत्तार ने अपने बयान में बताया कि यह हिदायत कलदम तंजीमों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और गैंग वॉर के कारिंदों से मुताल्लिक थीं और तंजीमों की आला क़यादत के हुक्म पर डॉक्टर आसिम जख्मियों को इलाज और पनाह फराहम करते थे। डॉक्टर यूसुफ सत्तार का ये बयान अहमियत का हामिल है और आगे चलकर इस केस पर इस बयान के बड़े गहरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान डॉक्टर आसिम भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ामात पर जिरा करने से इनकार कर दिया और उसके बाद डॉक्टर आसिम हुसैन को 4 रोज़ा रिमांड पर पूरा होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की और समाअत के दौरान कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत से इजाज़त मांगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि नैब भी केसेस खोलने लगा है और कार्रवाई करने लगा है, तो नैब ने
बदअनवानी के मामलात में तफ्तीश करने के लिए रिमांड में तोसी चाही, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुंतजिम जज जस्टिस नेमतुल्लाह ने डॉक्टर आसिम के रिमांड में 7 दिन की तोसी देते हुए इनके खिलाफ नैब को भी तफ्तीश की इजाज़त दे दी। अहम मामला है, अहम डेवलपमेंट है। इस मामले का क्या हुआ? एक और अहम बात यह थी कि पिछली में रेंजर्स के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और नैब के और जो सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनके दरमियान मामलात ख़राब हो गए थे और 14 को 4 दिन कर दिया गया था। ये सारा का सारा मामला क्या हुआ? हमारे साथ यामीन अनवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यामीन, बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा जब पेशी हुई थी तो देखा गया था कि रेंजर्स के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल में बहस हो गई थी। वो मामला क्या हुआ और आज ये जो फाइनली गवाह सामने आया है, ये सारे मामलात क्या हुए हैं यामीन? जी, आज सुबह डॉक्टर आसिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने से कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में आज पेश किया गया है और वहां पर इन्हीं की अस्पताल के एक डिप्टी मेडिकल ऑफिसर यूसुफ सत्तार को पेश किया गया है। इस तगाजा की जानिब से रेंजर्स के सख्त हिफाजती इंतजामात में उनका ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि डॉक्टर आसिम ने जो है अपने अस्पताल में कलदम तंजीम के अफराद और इसके अलावा MQM से ताल्लुक़ रखने वाले और लियारी गैंग वॉर के मुलजमान को न सिर्फ 50% निरायती निर्ख पर इलाज की सहूलियात फराम की, बल्कि उन्हें इसमें सहूलियात, इसके अलावा जो पनाह देने की सहूलियात भी फराम की गई हैं। डॉक्टर आसिम को सियासी शख्सियात की आला क़यादत के कहने पर डॉक्टर आसिम ने उनको ये तमाम सहूलियात फराम की। यूसुफ सत्तार इस केस के इंतहाई अहम गवाह हैं, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद ज़ियाउद्दीन अस्पताल के डिप्टी मेडिकल ऑफिसर भी थे और आज रेंजर्स ने उनका बयान कलमबंद कराया जो निहायती अहम है। 164 वो यानी शाहिद के तौर पर इस केस के सामने आए हैं और यूसुफ सत्तार को अब ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने अपने अस्पताल की इंतजामिया से साइड लाइन कर दिया। मेरे प्रोग्राम के मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का भी जवाब दीजिएगा। वो प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर रेंजर्स के और सिंध के जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनके दरमियान जो मामला हो गए थे, उसका आज क्या मामला बना? जी शाहजेब साहब, अब जो वफाकी साबिक मुशीर पेट्रोलियम है डॉक्टर आसिम हुसैन, उनके केस के हवाले से आज एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब हुकूमत सिंध उसकी मुदाखलत इस केस में बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि महकमा दाखिला सिंध ने आज मुश्ताक जहांगीरी एडवोकेट का बतौर प्रोसिक्यूटर इसमें तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो सिंध हाई कोर्ट में आज पेश किया गया। जब डॉक्टर आसिम हुसैन को रिमांड के लिए पेश किया गया, उसमें आज ये नोटिफिकेशन पेश किया गया, जिसमें रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुश्ताक जहांगीरी एडवोकेट में इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए हैं। जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से शहादत अवान, उनका चेहरा बिल्कुल देखने वाला था, जिस पर उनके एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था कि अब क्या होगा इस केस में। तो सिंध हुकूमत की इस केस में अब मुदाखलत जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि अब रेंजर्स का खसूसी प्रोसिक्यूटर इस केस में आ गया है, जो अब इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा और ट्रायल कोर्ट में जब ये केस चलेगा तो रेंजर्स के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं मुश्ताक जहांगीरी, अब वो इस केस को चलाएंगे। अदालत ने आज डॉक्टर आसिम का 7 दिसंबर तक का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। जो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे तमाम मामला जिसमें प्रोसिक्यूटर के मसला था वो किस तरीके से अदालत ने तय किया। इसके अलावा डॉक्टर आसिम के खिलाफ गवाह आ गया है और गवाह उनके अपने अस्पताल का एक साबिक ऑफिशियल है। ये मामला किस तरफ जाएगा, क्या टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ये बहुत अहम मामला है। ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और उसके बाद बात करेंगे पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही है माहौलियात पर। आज ओवर शेडो हो गई नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात की वजह से, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है दुनिया की बका के लिए, दुनिया के मुस्तकबिल के लिए। क्यों अहम है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब कुछ बात पेरिस में जारी तारीखी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए एक नई आलमी हिकमत अमली पर इत्तफाक राय के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस आज से फ्रांस के दौर हुकूमत पेरिस में शुरू हो गई है। क्या इत्तफाक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक और दूसरे ममालिक के सरबराह एक दफ़ा फिर दुनिया को मायूस करेंगे? क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ सनती तरक्की ज़्यादा है, वहाँ कार्बन का अखराज भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इन तब्दीलियों से इंसानी जान को भी नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ बीमारियां इन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जन्म लेती हैं।
पिछले साल दिसंबर में पीरू में माहौलियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी जो बेनतीजा रही थी। उससे पहले मुतादिद कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही। जो नतीजा खेज साबित हुई उनमें जो कमिटमेंट्स की गई, आलमी बिरादरी के जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। आलमी बिरादरी को इसका एहसास हो रहा है और अब पेरिस में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हो रही है। 195 ममालिक इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। क्या कार्बन के अखराज पर कोई एक कंसेंसस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40,000 अफराद शिरकत कर रहे हैं, जबकि आज से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में 147 ममालिक के सरबराहान और सियासी रहनुमा खिताब कर रहे हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खिताब किया और कहा कि कोई चीज़ हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर से नहीं रोक सकती। माहौलियाती तब्दीली से इंसानी बका को खतरात लाहक हैं। और अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि अमेरिका ने 10 साल में नुकसानदा गैसों का अखराज 26 से 28% कम किया है और मौजूदा वक्त में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का अमल जारी है। उम्मीद करते हैं कि आखिरकार ये तमाम ममालिक और इनके तमाम सरबराहान की नतीजे पर पहुंचे कि आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।